अच्छा, अब मैं मज़ीद स्लाइड्स से जो है ना वो नहीं कर रही हूँ, कुछ स्लाइड्स बीच में ऐसी हैं, मतलब जो मैं समझाने लगी हूँ ना, ये वाला ये मैथमेटिकल उसके अंदर कुछ पॉइंट्स नहीं किए हुए, और वो कुछ थ्योरी बीच में लगा के बीच में सीधा-सीधा ही उन्होंने ग्राफ बताया हुआ है, ठीक है? तो बेहतर ये है कि हम इसको अच्छे तरीके से समझें ताकि हमारे दिमाग में ये बात बैठे। अब हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जब हमने ये सॉल्यूशंस निकाले हैं, जो हेज़नबर्ग वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकाला था, तो उसके ज़रिए से अब हमने कोई ग्राफ बनाना है, या फिर हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला है कि भाई हाई टेम्परेचर पे ये होता है, लो टेम्परेचर पे ये होता है, उसको हमने ग्राफिकल वे में किस तरीके से बताना है और उस इक्वेशन को हम लोग कैसे साइमल्टेनियसली जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से है, यहाँ पर y इज़ इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू जे है, ठीक है? वो जो हमने ससेप्टिबिलिटी की वो c की वैल्यू निकाली थी, ये वो उसी तरीके से है कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है? अब इसके साथ हमने j मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे ये बीजे ये फंक्शन हमारे पास बनता था, वो हमने लास्ट मिड टर्म में किया था तैयार। तो ये कह सकते हैं भाई मैग्नेटाइजेशन m ओवर एम एस हमारे पास मैग्नेटाइजेशन और सिचुएशन मैग्नेटाइजेशन है, तो ये इसके जो रेशो है ये किसके बराबर हो जाएगी, बी जे वाई इसके बराबर हो जाएगी। अब अगर हम लोग ये ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ पर बी की जगह पर, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे बी प्लस एम एफ आएगा, ठीक है? हाई टेम्परेचर पर जब हम बात कर रहे हैं तो बी प्लस एम एफ आएगा, तो हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट की है, तो क्या बन गया, बी प्लस बी एम एस की जगह अब हम लोग लैम्डा एम भी प्रूफ पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमने ये भी लास्ट में भी प्रूफ किया था कि जो बी मोलिकुलर फील्ड है वो किसके बराबर होती है, वो मैग्नेटाइजेशन, जितनी मोलिकुलर फील्ड होगी उतनी मैग्नेटाइजेशन होगी, तो जितनी मैग्नेटाइजेशन है उसको उसकी स्ट्रेंथ को भी मेजर करने के लिए हम लोग लैम्डा यूज़ करेंगे, तो हम कह सकते हैं भाई बी एम एस जो है वो लैम्डा एम के बराबर है, ठीक है? हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। जब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इस बी की जगह पे हमने ये लिख दिया, और बाकी जो जे वगैरह है और म्यू बी है वो हमने वैसे का वैसे रहने दिया, और के बी टी भी हमने ऐसे रहने दिया, तो ये वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस सोल्यूशन के, इस इक्वेशन के जैसे दो सोल्यूशंस बनते हैं, इससे हमें दो चीज़ें मखस करते हैं कि अगर हम ये दोनों टर्म्स हैं इनके साथ पंगा लें, इनमें से एक को, ये इसको लैम्डा एम को ज़ीरो कर दें तो क्या होगा, या अब हम बी को ज़ीरो कर दें तो क्या होगा। अब सर की स्लाइड्स के अंदर सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ है कि लैम्डा एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो मोलिकुलर फील्ड की वजह से होगा, और दिस वुड बी आइडेंटिकल टू द ट्रीटमेंट ऑफ पैरामैग्नेट, मतलब वो ये अगर हम लैम्डा एम को ज़ीरो करेंगे तो ये एज अ पैरामैग्नेट एक्ट करेगा, और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है ना उसके आगे सर ने सीधा सा ग्राफ लिखा हुआ है, पर हम लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को शो कर रहा है, ठीक है? बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को शो कर रहा है, ये बात दिमाग में रखनी है। उसके बाद हम लोग ना ग्राफ को पढ़ते हैं, जो ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है? इसके आगे एक और ग्राफ भी है, लेकिन फ़िलहाल तो ये हम करेंगे। ओके, हमारे पास ना ये ग्राफ आया है, ठीक है? मैंने कुछ थोड़ा ठीक नहीं बनाया, तो लेकिन समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है? ये हमने ले ली मैग्नेटाइजेशन एम ओवर एम एस, ये हमने ले लिया वही वाई जो हम लोग कह रहे थे ना, म्यू बी, और ये जो हमने पिछले भी स्लाइड में निकाला, ये सारा वो आ गया, ठीक है? अब इसके तीन यहाँ पे स्लाइड बन रही हैं, तीन सॉल्यूशंस बन रहे हैं, तीन ये स्लोप्स उन्होंने बनाई हुई हैं, ये क्या कह रही हैं, इनका मकसद क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये तो हमने ससेप्टिबिलिटी शो कर दी ना, ठीक है? ये जो ये जा रही है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई ससेप्टिबिलिटी। अब अगर हम बात करें पहली इक्वेशन के बारे में, पहली स्लोप के बारे में, तो वो ये है, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो TC से क्या कर जाता है, ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जिसपे हमने कहा था ना कि फेरोमैग्नेट नहीं रहता, उस इक्वेशन की बात करेंगे तो ये बन रही है उसकी स्लोप, ठीक है? ये ओरिजिन में से गुजर रही है। अब अगर हम बात करेंगे दूसरी स्लोप की, जहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ हो रहा है, तो वो देखो हमारे पास क्या कर रहा है, ये जो ब्रिलियन फंक्शन था उसके साथ एज अ टेंजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी, ठीक है? एज अ टेंजेंट उसके साथ ब्रिलियन फंक्शन, ये ब्रिलियन फंक्शन बनाया है, ये ससेप्टिबिलिटी जो भी ये कर्व बनाई है, इस कर्व के साथ साथ उसका एज अ टेंजेंट जो है ना वो कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब जो थर्ड हमारे पास है, थर्ड वाला ये है, जिसमें हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, अबव, सॉरी अबव नहीं, बिलो जा रही है। तो बिलो जा रही है जब, तो हमारे पास क्या कर रही है वैल्यू, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास।
अब ये ब्रिलियंट फंक्शन को दो जगह पर कट ऑफ कर रही है, एक तो ये जो मैंने पहले सर्कल बना दिया और दूसरा ये जहाँ पे हमने अब सर्कल बनाया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये ज़ीरो के अंदर से नहीं गुजर रही, ठीक है। एक चीज़ इसकी ये आ गई। अब जो पहली दो वैल्यूज़ थी वो दोनों क्या कर रही थी, वो दोनों ज़ीरो के अंदर से गुजर रही थी। ये वाली भी ग्रीन, डार्क ग्रीन वाली भी कह सकते हैं हम, और ये लाइट ग्रीन वाली भी, ये दोनों ज़ीरो के अंदर से पास कर रही थी। अब ये चीज़ जो है ना मैंने इन सिंपल वर्ड्स लिखी है, ठीक है। सर ने वहाँ पे जो एक्सप्लेन किया मैं वो भी बताऊँगी कि सर ने क्या लिखा हुआ है, और जो मेरी समझ में आया है, जो ईजी इसको याद करने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए ज़रूरी है, वो भी मैं बताती हूँ कि क्या कहा है। सबसे पहले तो ये थ्री कंडीशन है, ठीक है। ये थ्री कंडीशन जो मैंने बता दी कि एक में तो हमारे पास ये t इज़ ग्रेटर देन टी सी आ गया, ठीक है। एक में t इज़ इक्वल टू टी सी आ गया और दूसरे में t इज़ लेस देन टी सी आ गया। तो अब ये तीनों कंडीशंस को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब सर ने भी ये लिखा है, सर ने ये मेंशन भी किया है, बट वो इन डिफरेंट वर्ड मेंशन किया हुआ है और थोड़ा सा टफ लिख के किया हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी किया है कि यहाँ पे ये हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू थी ये भी ज़ीरो में से पास की थी और टी इक्वल टू टी सी भी ज़ीरो में से पास की थी। तो ये दोनों ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ है, ये टोटल वाला ये ग्राफ जो है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ दे रहा है, ज़ीरो और नॉन ज़ीरो, दोनों वैल्यूज़ दे रहा है। तो जो ज़ीरो वैल्यूज़ है वो अनस्टेबल हो गई, जो ओरिजिन में से पास कर रहा है, ज़ीरो वैल्यूज़ दे रहा है, वो ओरिजिन में से पास कर रहा है, वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। जो कि जहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर से हम डाउन है, वो जो मैंने लास्ट वाली बोली थी कि जो कट ऑफ कर रही है ब्रिलियंट फंक्शन को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो फंक्शन हमारे पास स्टेबल भी है और वो ज़ीरो मतलब ओरिजिन में से पास भी नहीं कर रहा, ठीक है। स्टेबल है क्योंकि वो ज़ीरो में से पास नहीं कर रहा, हम यूँ भी बोल सकते हैं वो दोनों दो पॉइंट्स पे ब्रिलियंट फंक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसकी साइंस वगैरह इसके अंदर क्या है वो करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे से डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर डाउन होता है, वो बताता है कि ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है और स्टेबल है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है और वहाँ पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अक्कर हो रही है। इसको ये जो ये कट ऑफ हुआ था, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये नॉन ज़ीरो है और इसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अक्कर हो रही है। जो हमने शुरू में बात की थी कि फेरोमैग्नेट के अंदर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होती है मॉलिक्यूलर फील्ड की वजह से, मतलब कि जब हम लोग उसमें कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे फिर भी वो अलाइन हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हो रही है, इसका मतलब विदाउट एनी अप्लाइड फील्ड। तो ये वही पॉइंट है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से जब हम डाउन जाएंगे, हमने एज अ ग्राफ इसको प्रूव कर दिया। हम कह सकते हैं कि जब हम क्रिटिकल वैल्यू से डाउन जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पर मॉलिक्यूलर फील्ड की वजह से स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। अब ये मैंने लिखा हुआ है फॉर ज़ीरो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए बगैर वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। अब एक चीज़ और हम लोगों को इस ग्राफ से पता लगी कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जितना भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज़ करेगी, कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस हमारा असल जो यहाँ इसका वो फैक्ट है या फिर जो कहते हैं हमारी पसंदीदा चीज़ इसके अंदर फेरोमैग्नेट के अंदर ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है। और वही अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वही बात कहिए कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जितना जाओगे, उतनी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हमारे पास डिक्रीज़ होती जाएगी। और टीसी जो है वो क्यूरी टेम्परेचर जो है वो उससे ऊपर जाके इवन के वो गायब हो जाएगी। ओके, अब जो सर ने स्लाइड्स में लिखा हुआ है उस उन वर्ड्स में भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो भी बेटर होगा। ओके, ये है, सर ने कहा है कि पहला वाला तो वो हमने कह दिया कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अभी हम लोग क्या कहते हैं ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सीधी ग्रेडियंट मतलब सीधी एक लाइन हमें मिलेगी प्रोड्यूस बाय प्लॉटिंग एम अगेंस्ट वाई। वो जो मैंने कहा था कि एक साइड पे हमने एम लिया, एक साइड पे वाई लिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी जो कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और वहाँ पर कोई वहाँ पे सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा होगा एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, मतलब कि सिर्फ ओरिजिन पे हमें को सोल्यूशन मिलता है जब y इज इक्वल टू ज़ीरो और एम एस इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वही जो मैंने कहा था ओरिजिन में से पास करती है। लेकिन आगे जाके भी ये सर बताएंगे कि भाई वो अनस्टेबल होती है, वो भी हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है कि सिचुएशन चेंजेस व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज लेस देन द ग्रेडियंट फंक्शन एट द ओरिजिन, ठीक है। कि एट लो टेम्परेचर देर आर थ्री सोल्यूशंस। ये दूसरे पॉइंट के ऊपर जो ऊपर वाली लाइन है उसमें सर ने ये बताया है कि सोल्यूशन तब चेंज हो जाता है जब हमारे पास लाइन ब्रिलियंट फंक्शन से ये कहते हैं लेस मतलब
हम जो दूसरा वाला हमने इक्वेशन बनाई थी t इज इक्वल टू टी सी, ये उस चीज़ के बारे में बता रहा है और बता रहे हैं। उसके जो थर्ड वाली लाइन है ना, अब ये थर्ड वाले ये वो थर्ड वाला ही पार्ट है जो मैंने बताया था कि जब हम लोग टी जो क्रिटिकल टेम्परेचर से जो है वो अबव बिलो जाते हैं, ठीक है। ये अबव था क्रिटिकल टेम्परेचर से, ये आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर और ये आ गए हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 टाइप्स के सोल्यूशन हो जाते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास मैग्नेटाइजेशन जो है वो एम एस इक्वल टू 0 हो सकता है, और दूसरी है कि 2 4 एम एस एट पॉजिटिव और नेगेटिव सम वैल्यू के ऊपर वो नॉन ज़ीरो वैल्यू को शो करेंगे, ठीक है। अब ये इनसे हमारे पास टोटल ये 2 सोल्यूशन आएंगे, जिनमें से एक सोल्यूशन तो ये है कि एम एस ज़ीरो होगा, ठीक है, जब हम लोग उससे अबव जाएंगे। एक सोल्यूशन ये है कि 2 किस्म के सोल्यूशन नॉन ज़ीरो आएंगे। ठहरो मैं दोबारा बताती हूँ। जो हमने लास्ट पिक्चर में बताया था कि जो कट ऑफ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज शो कर रहे हैं, उसमें ज़ीरो नहीं आ रहा। ये लाइन वही कह रही है, ये वाली लाइन ये वही बात कह रही है कि हमारे पास 2 सोल्यूशन आएंगे, नॉन ज़ीरो आएंगे। एक पॉइंट जब हम लोग t इक्वल टू टी सी पे चले जाते हैं तो वो ओरिजिन में से गुजरती है, ये वो बता रहा है, ठीक है। ये सिंपल वर्ड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब मजीद इसमें क्या है, इट टर्न्स आउट दैट व्हेन द कर्व इज लेस स्टीप देन द ग्रेडियंट फंक्शन एट द ओरिजिन द नॉन जीरो सॉल्यूशंस आर स्टेबल एंड जीरो सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल। वही बात जो मैं अपने वाले इसमें इजी वर्ड्स में बता चुकी हूँ, वही लिखा हुआ है कि जब लेस स्टीप का मतलब होता है जब वो टी इक्वल टू टी सी आ रहा था ना, ठहरो ये ग्राफ बताया हुआ है। लेस स्टीप मतलब उसमें ढलवान जो है वो कम है, ये वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसमें नहीं थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये दरमियान ये वाली लाइन है ये, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी सी की उन्होंने जब बात की है तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर हमारे पास ब्रेडियंट फंक्शन मतलब ओरिजिन से करेंगे तो ये एक तो नॉन ज़ीरो वैल्यू सोल्यूशन उन्होंने बताया ये स्टेबल कहलाएंगे, और जो ज़ीरो सोल्यूशन होगा ना यहाँ पे वो अनस्टेबल कहलाएगा। वही बात मैंने सिंपल वर्ड में अपने वाले पेजेस में बता दी थी। द सब्सटेंस दैट दस बिकम्स मैग्नेटाइज इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही बात के जब हम बिलो होंगे उससे क्रिटिकल टेम्परेचर से द सब्सटेंस जो है वहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नेटाइज हो जाएगा। इवन कि हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं भी की होगी तब भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, और इसी को हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और ये फेरोमैग्नेटिज्म की करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ मतलब ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन पहले बताई हुई है। डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन रिस्पांस टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि कितनी मैग्नेटाइजेशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। डायमेंशन उसकी बताई हुई है, वो उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इसका, ठीक है। टी सी की वैल्यू ये है, ठीक है। ये ना जी है, ये लैग्रांजियन, यहाँ पे वो जी आना है, गलती से मेरे ख्याल से उन्होंने बी लिख दिया हुआ है, यहाँ पे लैग्रांजियन वाला जी आना है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर से, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से जब डाउन अप जा रहे हैं, ठीक है, जब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव वैल्यू पे जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखी है कि भाई वहाँ पे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि स्मॉल सी थोड़ी सी ना मैग्नेटाइजेशन होती है, थोड़े बहुत वो अलाइन होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वाई इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। वाई की वैल्यू जो वाई हमने निकाला था वही म्यू बी, हाँ म्यू बी और लैग्रांजियन कांस्टेंट, और नीचे 3 के बेटी वाला उसकी ब्रेडियंट फंक्शन की। अब ये देखते हैं हमने इसकी डेरिवेशन किस तरह से करनी है। अब ये देखो मैग्नेटाइजेशन फंक्शन हमारे पास ये है, उसके वो वाई के बराबर आ गया। इसके अंदर हमने ये वैल्यू ऐड की थी, ये 3 के बी टी था ना, टी हमने इधर रख दिया और बी प्लस लैम्डा एम ये हमने अभी पीछे फाइंड किया था। वो जो जैसे कि कल बताया था कि क्या कहते हैं क्यूरी वेव्स लॉ को प्रूव करना है, वो सारी स्लाइड्स पीछे से आएंगी, मतलब वो पीछे से वाली सारी मैथमेटिकल ऐड होना है। तो ये वही वाली इक्वेशन जो हमने पीछे बनाई थी ना, ये वही इक्वेशन है, उसी को हमने ऐड किया है यहाँ पे इन इक्वेशंस के अंदर। अब इसमें क्या किया उन्होंने, एक पोर्शन को एम ओवर एम एस है, ठीक है, ये बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम लिख दिया। ये सिर्फ इसके अंदर एक लैम्डा एम एस और एक लैम्डा एम एस, ये यहाँ पे मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय लैम्डा एम एस की है मैग्नेटाइजेशन के अंदर, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन उन्होंने सेम वैसे ही लिखी हुई है। अच्छा, अब ये बाकी सारी इक्वेशन तो सेम उसी तरीके से लिखी हुई थी। अब मज़ीद आगे क्या है, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर आ गई थी ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला कि टी सी ओवर लेमडा एम एस, ठीक है,
इज इक्वल टू, मतलब हमने सारे को टी सी बोल दिया हुआ है, ये जितने भी सर्कल किया हुआ है ना ये वाली सारी वैल्यूज़ को हमने टी सी बोलती है, और ये वाली इक्वेशन वैसे की वैसे लिख दी, और पीछे ये लैम्डा एम एस बच गया था वो हमने वो भी मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या किया, इस टी सी को इस टी के साथ कर दिया, ठीक है, और इसको ऐसे लिख दिया, और ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, एक ये बच गई और एक ये बच गई, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। जब वो इकट्ठा लिखा है उसके बाद हमने क्या किया, वो इसको बी और लैम्डा एम एस, और इसको लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम एस के साथ हमने यहाँ पे ये वही लिखा हुआ आगे क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ब्रैकेट के बाहर था ना, ब्रैकेट को अंदर से हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, अब ये देखो ये टी सी और टी सी ये वाली वैल्यू सेम आ गई, लैम्डा एम ओवर लैम्डा, अब ये लैम्डा लैम्डा से कट हो गया, ऊपर एम ओवर एम एस रह गया, ठीक है। ये पूरी वैल्यू उठा के हम प्लस वाली ये हम ये इसके इस साइड पे ले गए जहाँ पर ये था, ये आ गई, पीछे बच गई ये गरीबी नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दी है, ठीक है। अब हमने आगे क्या किया है, इसमें से ये सेपरेट लिख दिया, और ये जो बाकी वैल्यू थी ना ये वाली और ये वाली, इसको कॉमन निकाल लिया सिर्फ, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही हमने लिख दी है, ये कॉमन निकल आया है तो ये भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये जब हम लोग वो इसको सॉल्व करते हैं तो टी, ये मतलब क्या कहते हैं एल्शियम लेना, हाँ शायद वही है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने एल्शियम लिया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब मज़ीद उन्होंने बीच में क्या किया, इधर भी टी था, इसको इधर भी टी था, इस दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। पीछे रह गया लैम्डा लैम्डा एम एस और ये बी, और ये ऊपर वाला टी माइनस टी सी और ये एम एस, ये इक्वेशन हमने ऐसे यहाँ पे लिख दी। अब एम एस जो है उसको कट कर दिया इस एम एस के साथ, हमारे पास ये इक्वेशन रह गई। इस बी को इधर ले आए हैं और ये टी माइनस टी सी को हम इधर ले गए हैं। लैम्डा लैम्डा गायब किया इन्होंने, हाँ लैम्डा इन्होंने यहाँ पे गायब करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से या वो लिखना भूल गई हैं, बट नेक्स्ट में लिखा हुआ होगा इंशाल्लाह। हाँ ये देखो यहाँ पे ये सिंपल है, जो m की वैल्यू ना ये यहाँ पर ये बन रही है, ठीक है। जब हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करके यहाँ m निकालने की कोशिश करते हैं तो ये वाली वैल्यू बन जाती है। अच्छा, जब हमने ये m इधर आने दिया, t माइनस टी सी को सिर्फ उठा कर लेकर गए, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे लिखी, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हमें याद होना चाहिए ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन कितनी हो रही है जब हम लोग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब m ओवर h। तो m ओवर h है तो हम लोगों को याद है b की क्या वैल्यू होती है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच, ठीक है। वहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली, तो हमने एच की वैल्यू निकाली, एच की जगह हमने म्यू नॉट ओवर बी इस इक्वेशन के हमने अंदर पुट कर दिया, हमारे पास ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम ओवर बी आ गया। अब m की वैल्यू हमें गिवन है, हमने वो यहाँ पुट कर दी, b से कैंसिल हो गया, ठीक है। पीछे बच गया ये गंद बला जो बच गया, तो पीछे ये इसको हमने कांस्टेंट बोल दिया, ये 1 माइनस टी ओवर टी सी जो है हमारे पास, हम लोग ये देखो ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और आखिर में भी इसको कांस्टेंट बोल के हम लोग कह रहे हैं भाई यही जो बला हमारे पास बची ना इसको सी बोल दिया, ये जो बला हमारे पास बची है ना यही हमारा है क्यूरी वेव्स लॉ।